हेलो बच्चों, देखिए आज हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं। यकृत पढ़ेंगे। यकृत जो हमारे शरीर के देखा गया है, जो यकृत होती है उसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यकृत क्या होती है, एक एक बात को आप ध्यान समझिए, देखिए पूरी समझ में आ जाएगी। यकृत की यदि बात कहा जाए बच्चों यहाँ से, तो यानी यकृत विषय में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ से इसके नोटेड पॉइंट सारी चीजों को देखते जाएंगे। यानी यकृत, यकृत को किस किस नाम से जाना जाता है? लीवर, इसी को या कहते हैं बच्चों, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। यकृत इंग्लिश में कहते हैं लीवर, दूसरे भाषा में इसको कहते हैं जिगर या जिगर। यकृत हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यकृत कहां पाया जाता है? हम लोग के शरीर जो होता है बच्चों ना, 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में डिवाइड होने का मतलब एक छोटा सा डायग्राम में नमूना दिखा रहा हूं। जैसे छोटा डायग्राम मैंने कह दिया, अगर ये है, कोई है, ये है, ये 3 भागों में इसका डिवाइडेशन हमें करना है। 3 भागों का मतलब हुआ, यहां देखिए ध्यान से इसके विषय में। ठीक है, ये हुआ, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये सर का होता है, यानी सिर, सर बोल सकते हैं, सर। जो यहां से यहां तक पोर्शन होता है ये नेक वाला होता है। ये तो गर्दन वाले हो गई, चलिए इसको मैंने कह दिया गर्दन, यानी नेक का हो गया। इसके बाद यहां से यहां तक की पोर्शन जो कमर तक की होती है, यानी कमर से ऊपर, उसके जस्ट ऊपर बात करें, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं मैं, यहां तक वाले पोर्शन को, यानी यहां से यहां तक वाले पोर्शन को, इसे कहते हैं वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। और जो नीचे वाली पोर्शन जो यहां तक होती है, जो कमर तक वाली को, इसे कहते हैं उदर गुहा। क्या कहते हैं इसको? उदर गुहा। यानी ये वाली जो होती है बच्चों, यानी इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। तो यहां तक याद रखिए, वक्ष गुहा जो हुआ, तो इसके मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बात कहा जाए तो यहां से वो पोर्शन जो है क्या हो गया? सर वाला हो गया। यहां से गर्दन वाला देख रहे हैं आप लोग, यहां से जो होती है, और देखेंगे यहां पे एक आपको आकार ऐसे बना होगा, ऐसे जो आकार जो पसली वाली होती है, जहां से, यानी जो पसली वाली आकार होती है बच्चों, वो पसली वाली से देखेंगे, वहां जहां पसलियां आपको हड्डियां लगी है, रीढ़ की हड्डियां, वो वाले हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। और जस्ट उसके नीचे वाली जो होती है कमर वाली तक के बच्चों को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदर गुहा। एक कैविटी हम लोग को देखने को मिलता है। तो यानी यकृत जो पाई जाती है, पहली बच्चों उदर गुहा में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? यदि आप देखेंगे तो जैसे मैंने कह दिया कि यहां से आपको ये जो ऐसी होती है, आपको पसली ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी होती है, ऊपर हेड हो गया। जो पसली लगी है यहां से, इसी के बीच में देखेंगे तो यहां से एक ऐसे लगा होता है एक आकार, जिसे कहते हैं डायफ्राम। जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। इसी के सहारे जो होती है, अगर बात कहा जाए तो जो लंग्स होती है इसी से जुड़ी होती है। जो लंग्स होती है इसी से जुड़ी होती है। यहां जो एक पाइप ऐसे खुल के आती है, ऐसे यहां से ऐसे, और यहां से इधर आती है पाइप ऐसे ऐसे, उसके बाद यहां से ऐसे बाहर निकल जाती है। तो यानी जो ए वाली पोर्शन है इसे कहा जाता है डायाफ्राम, यानी डायाफ्राम, इसे कहते हैं डायाफ्राम। और ए वाले जो पोर्शन होती है, इसी बीच में हार्ट पाया जाता है। यहां से जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो यानी ए वाला जो लंग्स है, और ये क्या है बात कहा जाए, यानी जो लंग्स यानी फेफड़ा है, लंग्स यानी फेफड़ा, ये लंग्स है, और ये वाली जो पोर्शन हार्ट है, ध्यान रखिएगा। यानी हार्ट और लंग्स के जस्ट नीचे जो होती है एक डायफ्राम होती है।
यानी जो ए वाली पोर्शन होती है, ए वाली, जस्ट इसके ऊपर ऐसे डायफ्राम लगा होता है। तो यही कहा गया है कि उदर गुहा यानी डायफ्राम के नीचे, यानी यहाँ पे जो होती है यहीं पे ये यकृत ऐसे लगी होती है। यानी यकृत, यानी पहली बात तो हुआ कि मनुष्य के शरीर में जो यकृत कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे, यानी उदर गुहा। उदर गुहा से यानी यहाँ पे होती है, उदर गुहा में होती है, डायफ्राम के नीचे, वक्ष गुहा से नीचे। एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि यकृत की बात किया जाए, इसका वजन की, इसकी भार कितनी होती होगी, तो स्वस्थ व्यक्ति में जो यकृत का वजन होता है बच्चों 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 kg। यानी एक व्यक्ति के अंदर जो यकृत होगी 1.5 kg होती है। पहली बात। दूसरी बात, यकृत की याद रखिएगा। प्रश्न कैसे बनेगा, यदि बोल दिया कि मनुष्य की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछे तो आपको जवाब आना चाहिए क्या, यकृत। दूसरा पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय होती है, यानी अग्नाशय, यहां चित्र जो बना हुआ है, अग्नाशय जो होती है, दूसरा होती है, पहली जो होती है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा जो होती है अग्नाशय होती है। तो यानी इसका मुख्यतः मैंने कहा कि यकृत कहां पाया जाता है, उदर गुहा के नीचे, यानी उदर गुहा में पाया जाता है, डायफ्राम के तुरंत नीचे। यकृत जो होती है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना होती है, 1.5 kg की होती है। उसके बाद यकृत में देखेंगे तो ग्लिसन्स ऑफ संपुट यानी गोल गोल पाए जाते हैं, जो वही जो होते हैं यानी पित्तरस का निर्माण करते हैं। पहली बात तो जो यकृत की अगर बात कहा जाए तो यकृत एक चित्र जो दिख रहा है आपको, तो सबसे बाहर एक कावच झिल्ली लगी हुई जिसे बोलते हैं तंतु पुट्टी, और ये लिगामेंट से दोनों जुड़ी होती है। यकृत के जो होती है बच्चे 2 पालियां होती है। कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां। एक पालियां आपको दिख रहा है बाई पाली, दूसरा यानी बाई पाली और दाई पाली। अगर मनुष्य को शरीर की स्टडी करना है तो अपने आप को मान के अध्ययन करिएगा, दाएं हाथ इधर है, बाएं हाथ इधर है, तो आसानी से आपको डायग्राम चाहे कोई भी चीज समझ में आएगा। तो ये चीज यकृत मैंने कहा कि 2 पाली होती है, बाई पाली और दाई पाली। 2 पालियां होती है और ये तंतुपुर से लगी होती है। इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है और लगी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फिरोप्टी लिगामेंट्स। अब देखिए इसके में एक पेड़ के ब्रांच जैसे शाखा जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ऐसे दिख रहा है, तो इसके मतलब जो लगी हुई है इन नलिका, यानी जो यकृत के अंदर जो पदार्थों का निर्माण होता है, यानी पित्त रस का जो निर्माण होता है, तो वो रस इन नलियों से बाहर निकल कर आती है, और जिस थैला में उसे स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं पित्ताशय। एक पित्त जो पित्ताशय होती है, यकृत जस्ट देखेंगे तो उसके ऊपर गोल सा बबल, जैसे चिड़ियों पक्षियों में कहीं भी मुर्गी मुर्गा अगर आप लोग खाते होंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं, बकरा खाते होंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं। यहां से मैंने कहा कि ये देखा गया हम लोग को मिलता है। इसके मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है, क्षारी होता है। कैसा होता है, क्षारी। क्षारी होता है, क्षारी होने के कारण यहां से आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा, सांद्र होता है। अब यहां से धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि जो यकृत की नलिका है और पित्त की जो नलिका है दोनों आपस में जुड़ गई, इसलिए इसको कहा गया संयुक्त पित्त नलिका, यानी हेपेटिक बाइल डक्ट। हेपेटिक जो शब्द आता है यकृत के लिए। याद रखिएगा एक बात और कि कहीं पूछा जाए कि स्टडी ऑफ लीवर यानी हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी यानी इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। तो यानी यकृत का अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। तो यानी इसको यकृत अध्ययन बोला जाएगा, हिपैटोलॉजी। इसके लिए जब भी नाम आएगा हेपेटिक आएगा, सुने होंगे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी। यानी वो बीमारी जो होती है अक्सर यकृत में ही लगती है, क्योंकि यकृत में सूजन हो जाती है। और यकृत एक ऐसा है कि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद फिर आगे यदि बात करें हम, तो यकृत के काम के तो कह नहीं सकते कितना काम है, लेकिन एक नॉर्मल समानता आपने समझा कि यकृत कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा में एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना पाया जाता है, 1.5 kg होता है। और उसके बाद मैंने कहा ग्लिसन ऑफ संपुट इसी के अंदर पाया जाता है। अब यहां से मैंने कहा पित्ताशय होगी, गैल ब्लैडर हो गया, यानी जो पित्तरस का निर्माण हुआ इसके अंदर स्टोर होता है यहां से, फिर यहां से बाहर निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ जो अग्नाशय लगी है बच्चों, यहाँ पर अग्नाशय रस बनती है, अग्नाशय रस यहाँ से आती है और ग्रहणी में आके खुलती है। ग्रहणी में खुलती है तो यहाँ भोजन का पाचन होता है, याद रखिएगा।
यहाँ भोजन का पाचन। एक ग्रहणी जो छोटी आंत की दीवार जो होती है ग्रहणी, इससे आंतरिक रस निकलता है। क्या निकलता है? आंतरिक रस, यानी आंतरिक रस निकलता है, एक कंडीशन। अब उसके बाद हम लोग बात कहा जाए यहाँ से, मुख्यतः जो हमें बताना है यहाँ से देखना है कि आखिर में यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। यकृत के कार्य, यकृत के कार्य के अगर सोचा जाए विषय में, देखिए कौन कौन सा कार्य होते हैं। ये मुख्य भूमिका इसकी मैंने यहाँ दिखाया, ये इसका बात देखिएगा। उसके बाद यकृत के हम लोग कार्य की बात करते हैं, इसका वर्क क्या है, कहीं पूछा जा सकता है। यकृत के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर। भैया हमारे शरीर में ऐसा नहीं कि जिसको काम ना करे। यकृत समझिए हमारे शरीर सबसे, यदि यकृत खराब हो गई तो समझिए उसको मरना भी तय हो जाएगा, क्योंकि दूसरा यकृत नहीं होता है, एक व्यक्ति में एक ही यकृत होता है, इसे याद रखिएगा। अब उसके बाद यदि बात कहा जाए, पहले बात तो फर्स्ट इसके में कहा जाए पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण। यानी सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक। पहला हो गया सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। दूसरा यदि बात कहा जाए हिपैरिन, एक नाम आएगा हिपैरिन, हिपैरिन इंग्लिश नाम है, कोई बात नहीं। तीसरा, अभी इसका काम के छोड़िए में कितना काम है, यानी ग्लाइकोजन का संचय करता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का संचय। चौथा यदि बात कहा जाए, यूरिया के फॉर्मेशन का भी कार्य करता है, वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण। वसा का संश्लेषण। उसके बाद और बात कहा जाए, यानी पित्तवर्णक का उत्सर्जन करता है, यानी पित्तवर्णक। और बात कहा जाए, यूरिया का निर्माण, ये जो जहर पदार्थ हमारे शरीर में होती है, जो क्या होती है, जहर पदार्थ, उसका काम करता है, यानी यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण। अगला यदि बात कहा जाए, रुधिर का थक्का भी बनाता है, रुधिर का थक्का बनाना। यानी यहां से मैंने कहा कि पित्तरस का निर्माण किया, ग्लाइकोजन का संचय, यानी स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, हिपैरिन जो पदार्थ होती है, यानी ये सब का कार्य जो कार्य करता है, यही कार्य करता है। चलिए अब समझते हैं इसके विषय में, एक एक बात की क्या होती है। इतना क्या है इसका कार्य है। पहले बात लिखा मैंने कहा कि पित्तरस का निर्माण, किस निर्माण का मैंने कहा, पित्तरस, यानी पित्तरस का निर्माण, यानी आप देख रहे हैं कि जो यकृत है, पित्तरस जो बन रहा है, उसका निर्माण कौन कर रहा है, यकृत कर रहा है। कहाँ स्टोर, वहीं पूछा जाता है प्रश्न, 10 के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, पूछा जाता है पित्तरस का निर्माण कौन। अधिकतर बच्चे जो इसका मानते हैं कि अगर पित्ताशय में है तो पित्तरस का निर्माण भी पित्ताशय में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी पित्तरस का जो निर्माण होता है बच्चों, यकृत करता है। हाँ, स्टोर एकत्रित जो होता है वो होता है। उसका फिर मैंने कहा हिपैरिन, हिपैरिन एक पदार्थ है, हिपैरिन क्या है, एक पदार्थ है जो रुधिर को थक्का बनने से रोकता है, यानी एंटी कोगुलेटिंग का कार्य करता है, एंटी कोगुलेटिंग, कोगुलेटिंग का कार्य करता है, यानी रुधिर को थक्का बनने से रोकता है।
हमारे शरीर में जो हेपेरिन चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रुधिर शरीर में कभी थक्का नहीं बनता है। यदि ये लीवर ना हो, हेपेरिन नहीं बनेगा, तो हम लोग ब्लड यदि चल रहा है शरीर में तो जगह जगह थक्का बन जाएगा, फट जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा तुरंत। तो यहां से भी मैंने कहा हेपेरिन के यानी एंटी कोगुलेटिंग का कार्य करता है। अगला मैंने कहा ग्लाइकोजन का संचय। जैसे आपने खाना खाया, भोजन खाया, भोजन अधिक खाने लगा आपने, अधिक भोजन खाते क्या होती है कि आपके शरीर में स्टोर होता है, एकत्रित होता है। जब कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होता है, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होता है, यानी जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन उसका निर्माण करके उसे संचय करता है यकृत, ताकि आप जैसे व्रत रखें, कहीं उपवास रखें, कहीं चले गए, आपको भोजन न मिला, तो उस समय आप उसका उपयोग कर सके। क्या कोई व्यक्ति व्रत रहता है क्या मर जाता है? नहीं मरता है। कारण क्या है? यही है कि जो ग्लाइकोजन है ये सुरक्षित बचा रहता है, ऐसे हम उपयोग करते रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे एक सीजन में आप भोजन जैसे चावल गेहूं बो लिया, तो उसको क्या करते हैं, घर में स्टोर करके रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको उपयोग करके आप लोग उपयोग करते रहते हैं हमेशा। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी होता है कि जैसे हम लोग भोजन अधिक कर लिए तो हमारे कोशिकाओं की जितनी आवश्यकता थी उतना पहुंचा दिया गया, उसके बाद यहां से फिर स्टोर करने लगता है। अगला वसा का संश्लेषण, मतलब कि अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट लगा हमारे शरीर में स्टोर होने, तो उसी को वसा के रूप में बदल दिया जाता है। कौन बदलता है? यकृत बदलता है। अगला मैंने कहा कि पित्तवर्णक का उत्सर्जन, जो पित्तवर्णक होता है एक तरह से मरी हुई आरबीसी होती है, उसका उत्सर्जन यानी उसी को जो बाहर निकालने का कार्य करता है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, उसको कौन कार्य करता है? यकृत करता है। अगला मैंने कहा यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण जैसे हम लोग एमिनो अम्ल, जो भोजन का पाचन होता है, एमिनो अम्ल में जा रहा था, एमिनो अम्ल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के वह यूरिया का निर्माण करता है। जैसे मैंने कह दिया हम लोग शरीर में एमिनो अम्ल से यूरिया मिलती है यानी अमोनिया मिलती है। अमोनिया एक जहरीली गैस है बच्चों, एक जहरीली गैस है, और तुरंत एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के साथ में ये बना लेती है NH2CO और NH2, यानी इसको कम लिक्विड की आवश्यकता होती है, यही होती है यूरिया। यानी यूरिया का फॉर्मेशन निर्माण करने वाली कौन है? लीवर है, यानी यकृत है। यानी यकृत ना होती तो जहरीली गैस हमारे शरीर में बहुत खतरा साबित कर सकती थी, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे यकृत ही यूरिया का निर्माण करता है। उसके बाद मैंने कहा कि रुधिर का थक्का बनाने में दो एंजाइम का निर्माण करता है, यानी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन, यानी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन, ये दो एंजाइम का निर्माण करता है जो रुधिर को थक्का बनाने में काम आते हैं। और थक्का बनाने कौन काम आता है? कैल्शियम आयन यानी Ca+2 भी आता है यहाँ पे रुधिर को थक्का बनाने में। तो ये याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रॉम्बिन और कैल्शियम आयन जो होते हैं ये रुधिर के थक्का बनाने में भूमिका निभाते हैं। ये बात हो गई यहाँ से। यकृत सबसे पहले अगर खराब होती होगी तो कैसे खराब होती होगी, इसकी विषय में बात कहा जाए तो अगर जो कोई अल्कोहल, कोई शराब यदि पी रहा है, कोई अल्कोहल यदि शराब पी रहा है, तो सबसे पहले उसका यकृत समाप्त होती है, नष्ट होती है और खराब होती है। तो इस बात से मैंने कहा कि यकृत, और उसके बाद मैंने कहा यहां से थोड़ी सी मैंने बात इसके विषय में, आपको कहीं दिक्कत? अब देखिए पित्ताशय, ग्रहणी, अब यहां से पूरी जूस जो हुई इसके अंदर आ गई। यहां से मैंने कहा पित्तरस का निर्माण करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है, ग्लाइकोजन का संचय करता है, वसा का संश्लेषण करता है, पित्तवर्णक का उत्सर्जन करता है, यूरिया का निर्माण करता है, रुधिर का थक्का बनाना, फाइब्रिनोजन कार्य करता है, प्रोथ्रॉम्बिन। यानी ये यकृत के हमारे शरीर में सबसे मुख्य भूमिका है। बिना यकृत के हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। यदि जिसकी यकृत खत्म हो जाए तो मर जाएगा, वह जिंदा नहीं रह सकता है। जो शराब पीता है सबसे पहले उसकी जो खराब होती है बच्चों, तो सबसे पहले यकृत नष्ट होता है। यदि यकृत खत्म हो गया तो दूसरा यकृत किसी भी जीव जंतु को हम ले नहीं सकते हैं, न लगा सकते हैं,
क्योंकि जब हम लोग शरीर में लगाएंगे तो सबकी जो स्ट्रक्चर होती है, चाहे मनुष्य का हो चाहे जीव का हो, सबका अलग अलग होता है। हम मनुष्य का शरीर के अपने अंदर नहीं फिट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि रिफ्लेक्शन अभिक्रिया होती है, जब आगे बताएंगे तो उसके विषय में बताएंगे। और देखते हैं इसके शरीर में और क्या होती होगी। यकृत कहाँ पाया जाता होगा उसके विषय में बताया। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा, उदर गुहा की कहाँ पाया जाता है, यानी उदर गुहा में पाया जाता है। अब उसके बाद एक कार्य इसका मैंने बताया। अब आगे देखते हैं कि जो अग्नाशय होती है, तो अग्नाशय की मुख्य भूमिका विषय बात किया जाए, कौन है अग्नाशय, यानी ये अग्नाशय जो है, अग्नाशय के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन कोशिकाएं होती हैं उसके विषय में यदि हम बात करें तो 2 कोशिकाएं मुख्य होती हैं। पहली बात तो कोशिकाएं और भी होती हैं, लेकिन 2 कोशिकाओं के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। और जो एंजाइम्स जो निकलती हैं अग्नाशय से, इसके विषय में मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं। अब देखिए क्या बात करने जा रहे हैं, यानी अग्नाशय के विषय में यदि चर्चा करें थोड़ी सी, इसके विषय में अग्नाशय के, अग्नाशय यानी जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड है यही है पैनक्रियाज। ये कितना होती है, 60 से 90 ग्राम की होती है। 60 से 90 ग्राम, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। 60 से 90 ग्राम होती है, इसे याद रखिएगा, यानी 60 से 90 ग्राम होती है। इसे मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी मिश्रित ग्लैंड, याद रखिएगा। यानी ये दोनों होती है। अब ग्रंथि क्या होती है उसके विषय में हम बात करेंगे जब बताएंगे तो। अब देखिए आगे बच्चों, यदि अग्नाशय के विषय में बात किया जाए तो अग्नाशय में 2 कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, दूसरा क्या होता है बच्चों, बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका क्या कार्य करती होंगी इसके विषय में बात करें। ये हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, यानी ये जो अल्फा कोशिका बीटा जो होती है हार्मोन्स निकालती हैं। 2 हार्मोन्स निकालती हैं। कौन कौन सा हार्मोन्स उसके विषय में बात करें। पहली बात, हार्मोन्स जो निकालती हैं ग्लूकेगॉन। ये जो हार्मोन्स निकालती हैं उसका नाम होता है ग्लूकेगॉन हो गया, और क्या हो गया, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हो गई, तो इसका नाम है ग्लूकेगॉन, इसका नाम है इंसुलिन। अभी क्या कार्य करती होंगी, जैसे मैंने कहा ये लीवर कोशिका पे कार्य करती है। दोनों जो वर्क करती है, वर्क यानी कार्य, जो दोनों कार्य करती हैं यकृत कोशिका पे कार्य करती है, यकृत कोशिका पे, यकृत कोशिका पे कार्य करती हैं दोनों। कैसे कार्य करती होंगी, एक समझिए, शरीर का जो मालिक है पूरी तरह से कार्य करने वाला कौन है, यकृत है। एक बात याद रखिएगा आप लोग यहाँ से कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं, जो आहार नल मैंने पढ़ाया हूं, उस आहार नल के विषय में बात कहा जाए तो जितने हम लोग खाए भोजन अवशोषण हुआ, उसका सारा जूस जो होता है, जो रस होता है, सारे रस को जब ब्लड लेता है तो सभी ब्लड को जितने भी शिराएं होती हैं, जो सक करती हैं, जो चूसती हैं, सारी रुधिर जो होती हैं पूरी पूरी आती हैं लीवर के पास, जिसका नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वीन। वो लीवर के पास आती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे एक मालिक के अंडर में सभी लोग काम कर रहे हैं, तो मालिक छोड़ दिया, फिर सांझ को सबको बुलाया और सबसे जो जितने कमाए सभी को लेकर जमा कर दिए, फिर जिसका जितना आवश्यकता है उतना फिर उसे रिटर्न करके दे दिया गया। यकृत भी उस प्रकार हमारे शरीर में एक मालिक की तरह, एक विषय में बात हो रहा था, यानी रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो मैंने कहा जो यकृत होती है बच्चों, जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, ये दोनों का निर्माण जो करता है यकृत करता है। और यकृत क्या करता होगा, यानी ये दोनों जो होती हैं, जैसे रुधिर कहीं आप कट गए, कहीं क्या हो गया, कट गए, जब कट जाते हैं तो जैसे ब्लड निकलना शुरू होता है, ये तुरंत कैल्शियम की उपस्थिति में तुरंत क्या लेता है, फाइब्रिनोजन, ये रस्सी जैसे धागे जैसे समझिए जैसे जाल होती है, इसी से बिछा देते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, रुधिर लगती है, रुधिर छन्ने, फिर देखेंगे तो इसके ऊपर से लगती है पानी निकलने, लिक्विड, यानी वहीं से रुधिर लगता है थक्का बनने। ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे रुधिर आता है तुरंत लगता है थक्का बनने, क्योंकि ये अभिक्रियाएं कर लेती है। तो यानी थक्का बनने का मतलब वहां पर जम जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाती है, फट जाती है।
जिसके वजह से नीचे वाली जो ब्लड आने वाली है, जो छेद है, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे रुधिर का थक्का बनाने का भी कार्य करती है। यूरिया निर्माण भी आपको बताया हूं मैं, यूरिया कैसे निर्माण करता होगा। इसके विषय में आगे यदि हम बात करें तो इसका जो ग्रंथि है बच्चों ना, अग्नाशय, तो अग्नाशय के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 2 लाइन से क्वेश्चन भी इससे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अग्नाशय के विषय में यदि मैं बात करूं तो अग्नाशय के विषय में देखिए, यहां थोड़ा सा मैं इसके विषय में बात करने जा रहा हूं। अग्नाशय, जिसको मैंने कह दिया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पहली बात इसका वेट समझिएगा, नॉर्मल रखिएगा, यानी 60 से 90 ग्राम का होता है, यानी बहुत छोटा होता है। पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि जो होती है हम लोग शरीर में, मनुष्य के शरीर में सेकेंड लार्जेस्ट यानी द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय होती है। अग्नाशय के बच्चों एक नाम से और जाना जाता है, मिक्सचर ग्लैंड। मिक्सचर ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स का भी निर्माण करता है और एंजाइम्स का निर्माण करता है। चलिए, दोनों कार्य करता है, यानी हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करता है, हार्मोन्स का भी, प्लस में एंजाइम्स का। हार्मोन्स और एंजाइम जो दोनों सेक्रेशन किया, इस कारण इसे हम लोग कहते हैं मिश्रित सेक्रेशन। ये दोनों का निर्माण करता है, यानी हार्मोन्स का भी निर्माण करता है और एंजाइम्स का निर्माण करता है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। हमने इसका एंजाइम्स के विषय में मैंने पीछे देखा, अग्नाशयी रस जो निकल रहे थे उसके पाचक एंजाइम बहुत अधिक थे, तो इसलिए इसके आगे यदि हम बात करें तो अब इसके में जो हार्मोन्स होते होंगे, हार्मोन्स में कौन कौन निकलते होंगे, उसके विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, अब देखिए इसके हार्मोन्स वाले में क्या क्या होते हैं। पहली बात तो इसके में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक होती है अल्फा से, दूसरी होती है बीटा से। एक अल्फा से, दूसरी क्या होती है, बीटा से। अल्फा सेल एक हार्मोन्स का निर्माण करती है। यहां किसका बात होने जा रहा है, हार्मोन्स का, हार्मोन्स बात होने जा रहा है। यानी अल्फा सेल और बीटा सेल क्या क्या कार्य करती होंगी। पहली बात तो इससे जो निकलता है, इससे जो सेक्रेशन होता है अल्फा सेल से, सेक्रेशन मतलब निर्माण, सेक्रेशन मतलब निर्माण यानी स्राव, सेक्रेशन। और इससे जो सेक्रेशन होता होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी सेक्रेशन इससे क्या निकलता होगा, इससे क्या निकलता होगा। इससे जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ का नाम होता है ग्लूकेगॉन, और इससे जो निकलता है उस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। यानी ग्लूकेगॉन हो गया और क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। ये दोनों जो प्यारे बच्चों होते हैं ना, दोनों कहां काम करते हैं, यकृत कोशिका पे। जो यकृत कोशिका होती है उसके पे कार्य करती है, यानी यकृत कोशिका पे, यकृत कोशिका पर कार्य। ये दोनों जो कार्य करते हैं यकृत कोशिका पे। एक बात ये थी आपको पता होगा कि यकृत कोशिका पे कार्य करती है। आप दोनों क्या वर्क करती होंगी इसकी बात याद रखिए। जैसे मैं पर्सनल बात करूं ग्लूकेगॉन क्या है, इंसुलिन की, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से काम करती है, इसको छोड़िए, हटा रहा है इसको। इसके वजह से क्या होता हुआ कंडीशन, ध्यान रखिएगा इसको, इसके वजह से और इसके वजह से ग्लूकेगॉन की यदि मात्रा बढ़ रही है, इसका स्रावर, तो ये क्या करती है, इसका जो वर्क है बच्चों, फंक्शन है, यानी जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर की मात्रा लिख सकते हैं चाहेंगे तो, यानी क्वांटिटी ऑफ शुगर, यानी कह सकते हैं इसको शुगर की मात्रा, शुगर की मात्रा, शुगर की मात्रा को यह बढ़ाता है,
क्या करता है, बढ़ाता है, शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे ये ग्लूकेगान की सिक्रेशन यदि अधिक हो गया तो जो यहाँ ग्लाइकोजन का संचय हो रहा है, जो संचय होता है उस संचय को क्या करता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस लगता होने, ग्लाइकोलिसिस जैसे हुआ ग्लाइकोजेनेसिस लगा होने, इसके मतलब ग्लूकोज का लगा जन्म होना, यानी वहां से ग्लाइकोजेनेसिस होते ग्लूकोज लगता है टूटने ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन टूटने ग्लूकोज के रूप में, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे बीमारी जिसको होती है, व्यक्ति को डायबिटीज होती है, शुगर का मरीज हो जाता है। ये क्या करता है बच्चों, ये जो ब्लड में होता है ना, ब्लड में यानी क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर यानी शुगर की जो मात्रा होती है उसको क्या करता है, घटाता है। शुगर की मात्रा क्या करेगा, ये घटाता है। यानी इसके मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे विपरीत काम कर रहे हैं। रुधिर में क्या कर रहा है, शुगर की मात्रा को बढ़ा रहा है, रुधिर में क्या कर रहा है, शुगर की मात्रा को घटा रहा है। ये दोनों जो कार्य कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो इसका वर्क है ग्लूकेगान और इंसुलिन का, दोनों का जो कार्य है, यहां मैं बीच में लिख रहा हूं, जो कार्य है कहां करती हैं, यह भी यकृत पर काम करेगा और यह भी यकृत कोशिका पर, यानी यकृत कोशिका पर दोनों कार्य करते हैं। यानी इंसुलिन भी कार्य करेगा यकृत कोशिका पे, ग्लूकागॉन भी काम करेगा यकृत कोशिका पे, क्योंकि यकृत ही कार्य कर रही है ग्लाइकोजन का संचय करने की, यानी ग्लाइकोजन को अपने अंदर रखती है। यानी व्रत में, उपवास में कहीं भोजन उदी से न मिला तो वहां पे हम लोग का काम आ सके, यानी ये जो कार्य करती अल्फा सेल सिक्रेशन और बीटा सेल, इंसुलिन का, अल्फा सेल इसका। अब यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न क्या बनते होंगे उसके विषय में सोचिए, आप बताइए। यदि अच्छे प्रश्न क्या बन रहे होंगे, देखिए ध्यान से सीखना। अच्छे प्रश्न क्या बनेंगे बच्चों कि कब शुगर के मरीज को क्या होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहां से यदि किसी में अल्फा सेल सिक्रेशन से ग्लूकेगान हुआ, ग्लूकेगान जैसे हुआ ये ब्लड में क्या किया कि शुगर की मात्रा को बढ़ा दिया। जैसे शुगर की मात्रा को बढ़ाया तो इसके मतलब उसके रुधिर में जब चेक होगा तो शुगर निकलेगा, पेशाब करेगा तो वहां पे चींटियां लग जाएंगी, इसके मतलब है उसके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। अब जैसे इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन से जैसे ब्लड होता है, ब्लड से उसको पकड़ के सारे ग्लूकोज को वो कहां ले डाल देता है, यकृत में। और ये क्या करता है, यकृत से ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के उठा कहां डालता है, ब्लड में। मतलब एक ले जा रहा है, एक ले आ रहा है, एक ले आ रहा है और ले जा रहा है। यदि इसके में किसी की मात्रा यदि अधिक हो जाए, जैसे ग्लूकेगान का अधिक होगी तो लाएगा अधिक, जाएगा कम। जब जाएगा कम तो इसके मतलब ऑटोमेटिक इधर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे शुगर की बीमारी हो जाएगी, यानी डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं तो एक प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई डायबिटीज की पेशेंट है तो बताइए उसकी में किसकी मात्रा अधिक है, ग्लूकेगान की मात्रा अधिक है कि इंसुलिन की। तो इसके मतलब याद होना चाहिए कि शुगर यानी ग्लूकोज यानी ग्लूकेगान की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से उसके शरीर में, रुधिर में ग्लूकोज की संख्या बढ़ गई है, शुगर की संख्या बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसे डायबिटीज और शुगर का बीमारी हो गया है। देखो कोई पेशेंट है उसके में शुगर की मात्रा कम है, बताइए कौन से हार्मोन्स की कमी है। उसके शुगर में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा की कमी है, कौन से हार्मोन्स की, इसके मतलब ग्लूकेगान की कमी है। ये दोनों से जैसे बोल दिया गया कि शुगर के कोई पेशेंट है, उसके शरीर में कोई शुगर के पेशेंट है, उसके शरीर में किस हार्मोन्स की कमी है, इसके मतलब हुआ कि किस हार्मोन से शुगर की मात्रा बढ़ी है, उसके विपरीत कौन है, इंसुलिन है। इसके मतलब हुआ प्यारे बच्चों इंसुलिन की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए देखे होंगे जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उसको क्या दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन। इस बात की आप लोग ध्यान रखिए, ये दोनों नोटेड पॉइंट, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, इसको तरह तरह के घुमा करके आप कंसंट्रेट करके इसको समझिए और उसे नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, यहां तक ये आपका क्या हो गया, यकृत फाइनल हो गया और अग्नाशय भी। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं प्यारे बच्चों यही है, इसे आप लोग ध्यान नोट रखिएगा, ठीक है। और शेष विषय में इसके विषय में बात हो गया है, हेपेरिन क्या कार्य करती है, क्या सब करता है, सारे चीज में विषय मैंने बता दिया, ठीक है।
ओके बच्चों, आप स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए।